तो चलिए, हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ अनिरुद्ध सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत आपका। भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। भुवन जी, बहुत स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। निरंजन जी, ये तो वो वाली स्थिति है कि घर में जब बड़ा भाई और छोटे भाई के बीच झगड़ा होता है तो पिताजी अंत में कहते हैं बड़े भाई को कि भाई मान जा, नहीं माना तो छोटे बच्चे को ही बोल देते हैं कि बेटा तू ही मान जा। तो कोई तो मान जाए, वो वाली स्थिति लग रही है संसद में। जी अभिषेक जी, हाँ देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हम हैं वहां हम थे जहां। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार जनता ने जो जनादेश दिया और उसके अंदर संसद के अंदर जिस तरीके से विपक्ष को मजबूत करके भेजा, या यूं कहें कि संसद के अंदर जो विपक्ष की जो सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ोतरी करके भेजी, उसके बाद में मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के ऊपर लगाम लगाने के लिए मजबूत विपक्ष होना चाहिए, वैसे ही विपक्ष की अगर संख्या विपक्ष मजबूत बन जाता है तो विपक्ष की कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि एक होता है विपक्ष और एक होता है विरोधी। अब यहाँ पे अगर विरोधी वाली राजनीति होगी तो आपको एक चीज मैं बता दूं अभिषेक जी, निश्चित रूप से आप टीवी पे कुछ भी बोले, मैं कुछ भी बोलूं, पुष्पेश पंत जी कुछ भी बोले, कोई प्रवक्ता कुछ भी बोले, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस देश के अंदर आज की तारीख में हर व्यक्ति किसी ना किसी गैजेट से अपलोडेड है और वो अपनी राय स्वयं बनाता है। वो किसी की सुनकर के राय नहीं बनाता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जिनको कहो कि कौवा तुम्हारा कान ले गया, वो कौवे के पीछे जो दौड़ना चालू कर देते हैं, अपना कान नहीं संभालते। लेकिन मेरा यह मानना है कि ज्यादातर लोग जो है वो स्वयं की राय बनाते हैं कि कौन आदमी ठीक बोल रहा है और कौन आदमी बायस्ड होकर यानी कि प्रभावित होकर के बोल रहा है। तो इसके अंदर जिस तरीके से अभी मेरे हिसाब से विपक्ष को बहुत स्वर्णिम अवसर मिला है। स्वर्णिम अवसर इसलिए कि एक तो विपक्ष मजबूत हुआ, दूसरे बाद में जैसे ही मोदी जी की सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ, तीसरा कार्यकाल होते ही जो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए एक आम आदमी को प्रभावित करने वाली घटनाएं हैं, चाहे वो रेल दुर्घटना हो, चाहे वो आतंकवादी घटना हो, चाहे वो सबसे बड़ी बात जो 32 लाख बच्चों के भविष्य की बात है, नीट की परीक्षा की जो समस्या हो, ये जो सारी समस्या आज विपक्ष को इन चीजों के ऊपर हाउस के अंदर बैठ करके और सरकार को मेरे हिसाब से जितना समय इनको सरकार लेकिन निरंजन जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो भी चीजें हैं, चाहे वो रेल हादसे हो, आतंकवादी घटनाएं हो, चाहे नीट का मामला हो, हर मुद्दा स्ट्रांगली विपक्ष उठाए। इसमें तो कोई मतलब गुरेज कोई करेगा इस बात से नहीं। हर कोई यही चाहेगा कि ये मुद्दे उठे और संसद में स्ट्रांगली नीट का मुद्दा अगर है तो स्ट्रांगली उठे। लेकिन आज के दिन जब संसद की कार्यवाही प्रॉपर, आप उस चीज के लिए नहीं, ना क्वेश्चन आवर है ना ही जीरो आवर है, ये सिर्फ और सिर्फ शपथ लेने के लिए। अब अगर जो देश के शिक्षा मंत्री हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं, वहां पे हाय हाय और नारे लगाए जा रहे हैं। अभिषेक जी, मैं उसी चीज के ऊपर आ रहा था। तो जिस तरीके से आज मान लीजिए सदन के अंदर तमाम सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह था और उसके बाद में उससे पहले जिस तरीके से सदन बैठा और सदन बैठने के बाद में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय गान हुआ। राष्ट्रीय गान के दौरान भी कुछ जिम्मेदार लोग वहां से बाइकाट कर गए और राष्ट्रीय गान समाप्त होने के बाद में यानी कि जनगणमन समाप्त होने के बाद समापन होने के बाद में वापस सदन में आई। सारी की सारी चीजों को जनता देख रही है। और अगर पहले दिन से जिस तरीके से मैं अभी आपको क्या कह रहा था कि विपक्ष जो है अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगा तो मेरे हिसाब से विपक्ष की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन अगर विपक्ष केवल विरोध की राजनीति करेगा और वैमनस्य की राजनीति करेगा तो विरोधी है इसलिए विरोध करेंगे, विरोधी है इसलिए विरोध करेंगे तो फिर मुश्किलें होती हैं। निरंजन जी। जी अभिषेक जी, देखिए समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? समस्या उत्पन्न होती है जहां आपकी सोच होती है वैसी आपकी अप्रोच होती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि सोच और अप्रोच का क्या सामंजस्य है। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को बहुमत नहीं मिला, मैंडेट नहीं मिला है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर 240 सीटों वाली पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिला है तो क्या 99 सीट वाली पार्टी को बहुमत मिला है, या 37 सीट वाली पार्टी को बहुमत मिला है, या 30 सीट वाली पार्टी को बहुमत मिला है? तो फिर तो इसका मतलब किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। उसके बाद में तो देश को दोबारा से चुनाव में जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उस संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से अगर 272 का आंकड़ा
अगर गठबंधन मिलाकर के भी अगर होता है तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए संवैधानिक रूप से उसको जनता का जनादेश माना गया, पहली बात। और जो यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर की कही जा रही है अभिषेक जी, देखिए निश्चित रूप से यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी प्रोटेम स्पीकर अगर के सुरेश को बनाती तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा संदेश जाता, मैं भी इस चीज का समर्थन करता हूं। लेकिन इसकी संविधान में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ये एकाधिकार जो सदन की गार्जियन है, महामहिम राष्ट्रपति, ये एकाधिकार उनके पास है कि वो प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त करती है। तो उसके आधार पर उन्होंने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। अब उसके ऊपर अगर मेरे हिसाब से विपक्ष को अपना संगठन दिखाना था, अपनी शक्ति दिखानी थी, तो सदन के अंदर बैठते और सदन के अंदर बैठ करके, और जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है, या यूं हमने वो भी पक्ष भी देखा। और आप अतीत में मत जाइए अभिषेक जी, अभी आपने उदाहरण जो दिया सदन के बाहर का, जो केसी वेणुगोपाल साहब और गिरिराज सिंह जी का, मैं तो इससे और बड़ा उदाहरण आपको देता हूं। अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि जिस तरीके से नवीन बाबू वहां उड़ीसा की विधानसभा में पहुंचे, तो जिस सहृदयता से वो विधानसभा पे पहुंचे, और वहां पे जो तत्कालीन जो सरकार नई नवगठित सरकार ने खड़े होकर के और उनके करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। और उससे पहले जब शपथ ग्रहण समारोह था वहां पे उड़ीसा की विधानसभा का, तो आपने देखा होगा नवीन बाबू वहां पे मंच पे गए और जाकर के सबसे गले मिले नए नवनियुक्त मुख्यमंत्री से। इसमें एक चीज और छोटी सी बात मैं निरंजन जी ऐड करना चाहूंगा कि जब नवीन पटनायक अंदर विधानसभा के पहुंचे तो जिस विधानसभा सीट से उन्हें हार मिली और जिन्होंने उन्हें हराया उनसे जाकर के बात भी की, आप ही ने, अच्छा चलो आपने ही मुझे हराया, मतलब ये लहजे में उन्होंने बात की। बहुत अच्छी तस्वीर थी। निश्चित रूप से देखिए अभिषेक जी, मेरा ये मानना है कि इस तरीके का अगर विपक्ष का रवैया रहता है, और उसके बाद में जैसे नीट का मामला है या रेल एक्सीडेंट का मामला है या देश के अंदर तमाम जो जनता से जुड़ी समस्याओं का मामला है, उसके अंदर अगर विपक्ष सरकार के साथ बैठ करके डिबेट करता है और डिबेट के अंदर सरकार का कान खींचे, और मैं तो कह रहा हूं कस के कान खींचे, इसीलिए जनता ने विपक्ष को इस संख्या के अंदर जनादेश देकर के संसद के अंदर बिठाया। तो शायद हो सकता है निरंजन पोद्दार की कानों को भी वो चीज अच्छी लगे, आंखों को वो चीज अच्छी लगे। हो सकता है जो आपसे वैचारिक मतभेद रखते हैं, विपक्ष से जो वैचारिक रूप से उनसे मतभेद रखते हैं, वो भी हो सकता है इस चीज से इस चीज के मामले में आपसे समर्थन में है। और कहीं ना कहीं इससे आपकी संख्या और आपकी प्रतिष्ठा दोनों बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर केवल विरोध करने के लिए विरोध किया जाएगा, या यूं कहें कि ऐसा दिखाया जाएगा कि देश के अंदर एक वैमनस्य की राजनीति की स्थापित हो चुकी है, तो मेरा यह मानना है अभिषेक जी, जनता जिस तरीके से इस राजनीति के ऊपर अरुचिकर हो रही है, और उसका उदाहरण आपके सामने कई जगह आपने देखा होगा कि 50% से नीचे वोटर टर्नआउट रहा, तो उसको तो मैं इसी चीज से मानता हूं कि जनता का राजनीति के प्रति अरुचि हो रही है, और वो अरुचि कहीं बढ़ती चली जाएगी। तो रुचि खत्म ना हो, इसका ध्यान भी रखना हर किसी की जिम्मेदारी है, सभी पार्टियों की भी जिम्मेदारी है। अब प्रधानमंत्री कौन बना है भाई? जल्दी से सदन कैसे सही से चले, क्योंकि अभी तो सदन की शुरुआत भी नहीं हुई है और ये तस्वीर हम देख रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, इस देश का अगर कोई, इस देश को अगर आगे ले जाना है, इस देश को अगर विकास के पथ पे ले जाना है, तो वो विवाद से नहीं संवाद से जाएगा। और संवाद जो है वो सदन में बैठ करके जब आपस में जब डिबेट होती है, आपस में जब बहस होती है, तो उस संवाद जिस तरीके से क्या खाली हो हुल्लड़ करके और जिस विवाद करके अगर जिसको जैसे कहते हो ना, सदन का बहिष्कार कर देना या सदन से वॉकआउट कर देना या सदन से बाहर कर देना, कभी सरकार भी इनको सदन से बाहर करवा देती है, तो कहने का तात्पर्य इसको कहते हैं विवाद। मेरा ये मानना है कि अभी विपक्ष के पास इतना स्वर्णिम अवसर है, और जिस तरीके का विपक्ष है, अगर वो संवाद अध्ययन करके संवाद के साथ अगर वो सदन चलाए और सदन के अंदर सरकार को ऐसा काम करे, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए अब जिस तरीके से 3 दिन बाद में विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे, उसके बाद में विधिवत रूप से सदन चालू हो जाएगा, तो सबसे पहले तो जो करोड़ों जो बच्चे हैं जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, के मामले पर सवाल पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल उस पर चर्चा होनी चाहिए। नीट हो या समझ लीजिए जो नेट हो या तमाम, खास करके एजुकेशन सिस्टम परीक्षाएं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल यही इसी नोट पे इस चर्चा को खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।